नमस्कार, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बीए सेमेस्टर 2 होम साइंस का वीडियो लेके आए हैं, वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है। आप सभी जानते हैं कि आपके जो जेएनयू के जो मेन एग्जामिनेशन है सेमेस्टर के, वो स्टार्ट हो चुके हैं और अब आपके होम साइंस का पेपर लास्ट बचा है, जो है आपका 19 सितंबर को, यानी कि कब है 19 सितंबर को आपके होम साइंस का पेपर बचा है। तो उस पेपर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज हम लोग लेके आए हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अपना पूरा सिलेबस। उस सिलेबस में होगा कि जो आपके 5 यूनिट्स हैं, उन 5 यूनिट्स में से कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग क्लासरूम में पढ़ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं पार्ट बी और जो पार्ट सी में इंक्लूड होते हैं उससे रिलेटेड। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वायु प्रदूषक कौन कौन से होते हैं, उनका मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है हमारा यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट है हमारी हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ के साथ साथ वो रिलेटेड है एनवायरनमेंट से। आप सभी ने थ्योरी का रिवीजन तो कर ही लिया होगा, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वातावरण के बारे में, यानी कि जो पर्यावरण के साथ हमारा क्या संबंध है, जिसमें हम लोगों ने वायु के बारे में पढ़ा कि वायु किन किन से मिलके बनी होती है, यानी कि वायु के घटकों के बारे में पढ़ा। फिर इसके बाद हम लोगों ने इसी के साथ पढ़ा था वायु के साथ साथ संवातन के बारे में, यानी कि अगर हम संवातन की बात करें, इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था कचरा प्रबंधन के बारे में, जल प्रबंधन के बारे में, इनके निपटान के बारे में। तो ये जो पूरा टॉपिक है ये हमारी फर्स्ट यूनिट है, जिसमें मानव का वातावरण यानी कि पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, वो किस प्रकार उनसे संबंधित रहता है। फिर अब चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो वायु प्रदूषक होते हैं, अब आप पूछोगे वायु क्या होती है। जो हम नॉर्मल सांस लेने के लिए वायु का यूज़ करते हैं, अगर साइंस की लैंग्वेज में देखें तो वायु को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। यानी कि वायु को हर कोई क्या मानता है कि वायु क्या है, ऑक्सीजन है। लेकिन वायु सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, यानी कि सांस लेने के लिए हम बोलते हैं वायु की आवश्यकता होती है, यानी कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या वायु सिर्फ ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है? नहीं, वायु के कई सारे घटक होते हैं। वायु में ऑक्सीजन तो होती है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ और भी कई सारे गैसेस कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, जो सारे मिलकर वायु बनाती है। अगर हम वायु के घटकों की बात करें कि वायु किन किन से मिलके बनी होती है, तो सबसे ज़्यादा वायु में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन होता है। लेकिन हम प्रायोरिटी पे लेते हैं ऑक्सीजन को, क्योंकि सांस लेने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट गैस होती है वो होती है ऑक्सीजन। फिर इसके साथ साथ होती है नाइट्रोजन, फिर होती है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ साथ होते हैं धूल के कण, और इसके साथ होती है जल वाष्प, यानी कि पानी की बूंदें। ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती है, वायु को बनाती है। यानी कि जब भी हम वायु की बात करें कि वायु के घटक बताइए, एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि वायु के घटक कौन कौन से होते हैं, तो उसमें हो सकता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण और जल वाष्प। जब ये 5 चीज़ें प्रेजेंट होती है तो इन पांचों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, वायु। अब हमें पूछा है कि वायु प्रदूषक, वायु प्रदूषक का मतलब क्या हो गया। प्रदूषण सुना होगा आपने, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ये अलग अलग तरीके के प्रदूषण होते हैं। यानी कि प्रदूषण का अर्थ है कि उस जिसका भी प्रदूषण हो रहा है, यानी कि अगर हम वायु की बात करें तो वायु को खराब करने वाले कंपोनेंट कौन कौन से। जल प्रदूषण की बात करें तो जिन कारकों की वजह से जल में हानियाँ हो रही है, या फिर हम लोग कह सकते हैं जल में गंदगी बढ़ रही है, तो वे सारे कंपोनेंट जो किसी भी वस्तु, यानी कि वो वायु हो सकती है, जल हो सकता है, उनको प्रभावित कर रहे हैं, उनकी जो क्वालिटी होती है, उनकी जो गुणवत्ता होती है, उनको कम करते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, प्रदूषक। यानी कि प्रदूषक क्या है, वायु के कारकों में वे कारक, यानी कि वे सारे कंपोनेंट जो वायु की गुणवत्ता में क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, वे सारे क्या कहलाते हैं, प्रदूषक। यानी कि गुणवत्ता में कमी कर रहे, वे सारे प्रदूषक कहलाते हैं। अब वे कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो इन सबको कम कर रहे हैं, यानी कि इनके क्वालिटी को डाउन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया कहाँ पे प्रेजेंट होगा, अगर ये अमोनिया प्रेजेंट है, वातावरण में प्रेजेंट है, तो यह मानव शरीर पे क्या इफेक्ट डाल रहा है।
सिर्फ मानव शरीर नहीं, मानव के साथ साथ जो जीव जंतु होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उन पे क्या इफेक्ट डालेगा, इसका कारण यानी कि कहाँ से निकल रहा है, इसका सोर्स क्या है और इसका मानव जीवन पर प्रभाव क्या है। फिर उसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो है वायु में प्रेजेंट, इसके बिना हम लोग सांस नहीं ले सकते। ये भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, जो होता तो बहुत कम मात्रा में 0.03% ही होता है, लेकिन ये भी वायु में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर इसकी जगह कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी कि कार्बन की एक मात्रा है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड सेहत के लिए हानिकारक होता है। फिर उसके बाद है नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसे हम लोग कहते हैं NO। फिर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है नाइट्रोजन, जो क्या है सिर्फ N, और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो वायु प्रदूषक का एक कारक है। फिर उसके बाद है ओजोन। ओजोन आप सभी जानते होंगे, ओजोन परत आप लोगों ने सुना होगा, जो क्या कर रही है, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो ये सारे जो 5 घटक होते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं, मानव शरीर पर क्या प्रभाव डालते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है इसमें अमोनिया। अब अमोनिया क्या होता है, अमोनिया आप लोगों ने यूज़ किया होगा, देखा होगा, जैसे जो भी खेती वगैरह करते हैं तो वो लोग यूरिया का उपयोग करते हैं। सुना है आप लोगों ने यूरिया। तो ये कई सारी चीज़ें होती है, जो यूरिया हो गया या फिर जिसे हम लोग कहते हैं अमोनिया, ये सारी चीज़ें खेती में यूज़ की जाती है मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। लेकिन ये जो अमोनिया होती है, यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस होती है, यानी कि इसकी ना तो स्मेल होती है, ना ही इसका कोई कलर होता है, यानी कि इसमें ना इसमें कोई स्मेल होगी, ना इसमें कोई कलर होगा। और ये कैसी गैस होती है, एक रंगहीन और गंधहीन गैस होती है, जो क्या करती है, अगर ये कहीं वातावरण में अगर अमोनिया फैल रही है, यानी कि अमोनिया अगर किसी वायुमंडल में अपनी क्वांटिटी को बढ़ा रही है, तो ये क्या करती है, जैसे ही हम लोग सांस लेंगे तो सांस लेने के साथ साथ जो ये वायु के घटक हम लोग यूज़ करेंगे इनके साथ जुड़ जाती है। इनके साथ जुड़ के ये हमारे नाक से होते हुए हमारी जो श्वास नली होती है, श्वास नली से फेफड़ों तक पहुंच जाती है, और ये इतनी तीखी गंध होती है, यानी कि इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि जैसे ही हमारे नाक से होते हुए श्वास नली तक पहुंचती है, वहाँ की जो दीवारें होती है उन सभी दीवारों को छिद्रित कर देती है, या फिर कह सकते हैं उनको प्रदूषित कर देती है, जिससे नाक से रिलेटेड, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, वहाँ पे स्वेलिंग बढ़ सकती है, जैसे हम लोग कह सकते हैं रैशेज हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती है किसकी वजह से, अमोनिया की वजह से। ये किसको प्रभावित करती है, हमारे श्वसन तंत्र को, यानी कि जो सांस लेने के लिए जितने भी मेन ऑर्गन्स हैं, नाक हो गया, श्वास नली हो गई, ग्रसिका हो गई, इन सारे शरीर के जो अंग होते हैं, यानी कि इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र। तो ये जो अमोनिया गैस होती है ये हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। फिर दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा जहरीली गैस होती है। कैसे, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि गाँवों में लोग बात करते हैं कभी भी सिगड़ी जला के रूम बंद करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई कोयला वगैरह जलाते हैं, कोई भी गैस जलाते हैं, कोई भी लकड़ी जला ली, तो उससे सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। और जब तक इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि अगर हम चूल्हे का उपयोग करें, तो देखा आप लोगों ने कि जो गांव का जो खुला एरिया होता है वहाँ पे जनरली चूल्हे लगाए जाते हैं, जिससे वहाँ का जो धुआं निकले वो सीधे एनवायरनमेंट में चला जाए और अंदर दम ना घुटे। लेकिन जब हम सिगड़ी का यूज़ करते हैं, अगर जब सिगड़ी जलाई जाती है रूम में, तो अगर उसको जला के हम लोग रूम बंद करके सो जाते हैं, तो वहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जो हमारी ये जो ऑक्सीजन होती है, ये ऑक्सीजन CO के साथ बहुत जल्दी अटैच हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ अगर कोई सबसे ज़्यादा मात्रा में और सबसे जल्दी जुड़ सकता है तो वो कौन है, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड ये इतनी तेज़ी से ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है, जिससे क्या हो जाता है कि जैसे ही हम लोग सांस लेंगे तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारे शरीर में फैल जाती है, और फैलने के साथ साथ जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन नाम सुना होगा आप लोगों ने। हीमोग्लोबिन क्या होता है, यह एक वर्णक है, कहाँ पाया जाता है, रक्त में, यानी कि हमारा जो रक्त है, ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो खून को लाल कलर प्रदान करता है। हमारे जो ब्लड का रंग लाल किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। तो ये इसके साथ बहुत जल्दी अटैच हो जाती है और इसके साथ जुड़ के बहुत ही हानिकारक केमिकल फॉर्मेट करती है, जिसके कारण जो मनुष्य के सांस लेने की क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। यानी कि जितनी जल्दी हम लोग सांस लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है तो हमारे सांस लेने की जो दर है, यानी कि हमारी जो श्वसन दर है वो कम हो जाती है। जनरली श्वसन दर होती है 72,
ठीक है। लेकिन जब हमारे बॉडी में CO की मात्रा बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारी जो सांस लेने की दर है वो कम हो जाती है। किसकी वजह से? कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। तो इससे क्या पता चला कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जो जनरली निकाला जाता है हमारे यहाँ से, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है जिसे हम लोग नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन एक है तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला था कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन की एक मात्रा। तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसको हम लोग नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कह सकते हैं। अब ये जो नाइट्रिक मोनोऑक्साइड है ये जनरली निकलता है जो जितने भी इमारतें वगैरह होती है या फिर कह सकते हैं फैक्ट्री वगैरह होती है उनके जो धुएँ होते हैं उनसे ये नाइट्रिक ऑक्साइड सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलता है। अगर ये फैक्ट्री वगैरह से ज़्यादा निकल रहा है तो इसके साथ साथ जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनके धुएँ में भी ये सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी रिलीज़ होती जाती है। अब ये जब मार्केट में तो इतने सारे व्हीकल्स वगैरह घूमते हैं, अब इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही है तो इतनी सारी गाड़ियों से कितना नाइट्रिक ऑक्साइड निकलेगा? बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में निकलेगा। अब ये जितनी ज़्यादा अमाउंट में निकलेगा तो वायु में बहुत ही ज़्यादा जल्दी प्रेजेंट होता जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन के लेवल को कम करेगा और इनकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी। तो जो लोग वायु लेंगे यानी कि जब भी लोग सांस लेंगे तो उस सांस में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा और इन सभी प्रदूषकों का लेवल बढ़ता चला जाएगा। फिर है ओजोन। ओजोन आप लोगों ने देखा होगा कि जो ओजोन परत है, जब भी हम ओजोन परत की बात करें तो ये जो ओजोन है, मान लो ये हमारी पृथ्वी का ऊपरी सरफेस है, यहाँ पे कई सारी लेयर पाई जाती है। लेकिन ये जो सूर्य है, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं वे सीधी पृथ्वी पर आती है। अब सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं इन्हें हम कहते हैं UV किरणें। सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? UV रेज। हिंदी में कहते हैं पराबैंगनी किरणें। अब ये जो पराबैंगनी किरणें हैं ये जैसे पृथ्वी पर आती है तो ये डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं आ सकती, इसको रोकता है ओजोन परत। यानी कि सूर्य से जो हानिकारक किरणें आती है पृथ्वी पर, ओजोन परत उसे रोकती है। जब ये ओजोन परत रोकेगी तो सूर्य की जो किरणें हैं यहाँ पे आई, कुछ मात्रा पृथ्वी के अंदर एंटर कर जाएगी, इसकी कुछ मात्रा रिफ्लेक्ट हो जाती है यानी कि वापस चली जाती है, और जो कुछ मात्रा है वो बिना छुए सीधी अंदर तक पहुँच जाती है। अब ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये जो ओजोन परत होती है इसका काम होता है इस UV रेस को रोकना। अब ये UV रेस को रोकना क्यों है? अगर ये पृथ्वी पर डायरेक्ट आ जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि ये जो UV रेज है ये बहुत ही हाई टेक्निकल रेज होती है जिससे कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। कैंसर के साथ साथ जो हम कह सकते हैं चर्म रोग, जिसे हम लोग कहते हैं स्किन डिजीज़, यानी कि स्किन से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती हैं वो भी हो सकती है। तो इसके कई सारे मेडिकल इफ़ेक्ट होते हैं जिसकी वजह से ये जो UV रेज है इसको पृथ्वी पर आने से रोका जाता है, और रोकने का काम करता है ओजोन परत। तो ये जो ओजोन गैस है, अब ये ओजोन गैस कहाँ से निकल रही है? तो ये जो ओजोन गैस निकल रही है इसका मेन फंक्शन होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ओजोन परत है ये जैसे इस पृथ्वी पर आ रही है तो अब जब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जब CFC का यूज़ किया जाता है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में अगर हम इन सभी गैसेस का उपयोग करेंगे, CFC हो गया, CH4 हो गया, हम लोग कह सकते हैं H2SO4 हो गया, तो ये कई सारी गैसेस होती है, अगर इनका बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करेंगे तो ये जो ओजोन परत है इसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। अब जब इसमें छेद ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो ये जो रेज है डायरेक्ट पृथ्वी पर आ सकती है। अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पृथ्वी पर आएगी तो वायु का जो कंपोनेंट है ये भी क्या हो जाएगा? बैलेंस इसका बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से ये जो वायु प्रदूषण है यानी कि वायु प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इनका मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चर्म रोग बढ़ जाएगा, यानी कि जो स्किन डिजीज़ होती है वो भी बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ जो कैंसर जैसी बीमारियां होती है वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाएगी। तो ये था हमारा टॉपिक वायु प्रदूषण, यानी कि वायु क्या होती है, वायु के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, वायु को प्रदूषित करने वाले घटक कौन है, वो क्या इफेक्ट करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अब जो अगला क्वेश्चन है जो है जल परिवहन प्रणाली को विस्तार पूर्वक समझाइए। अब जल परिवहन प्रणाली क्या होती है? अब ये जो जल परिवहन प्रणाली है ये हमारा चैप्टर 2, यानी कि जल को परिवहन किस प्रकार किया जाता है। जल आप सभी जानते हो कि जल क्या होता है। जल की बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जल क्या है?
यानी कि अगर हम इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो वो है H2O, यानी कि यह किससे मिलके बना है, 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बना है, H2O। ये तो हो गया इसका रासायनिक सूत्र। या फिर कह सकते हैं रासायनिक संरचना। अब हम बात करें कि ये जो जल है इस फॉर्म में हमें प्रेजेंट मिलता है और इसकी जो अवस्था होती है वो होती है तरल। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि जल क्या है। जल 2 H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसकी अवस्था तरल होती है, इसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। अब ये जो जल है कहाँ कहाँ पाया जाता है, अगर हम जनरली बात करें जल कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, जल की हम बात करेंगे तो जनरली भूमि की सतह पर पाया जाता है। अगर जब भूजल सतह पर पाया जाता है, अगर सतह पर पाया जाएगा तो सतह पे कई सारी अवस्थाओं में जल होता है। अगर हम देखें तो तालाब के रूप में भी होता है, झीलों के रूप में भी होता है, झरनों के रूप में होता है, नदी के रूप में, महासागर के रूप में। तो ये सभी कौन सा जल है जो सतह के ऊपर पाया जाता है, ज़मीन पे पाया जाने वाला होता है। कुछ जल की मात्रा होती है जो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, जिसे हम लोग खींच के निकालते हैं, जिसमें क्या हो गया, हैंडपम्प हो गया, कुआं हो गया, बोरवेल हो गई। तो वो पानी की मात्रा है जो ज़मीन के अंदर पाई जाती है। कुछ जल की मात्रा थी सतह के ऊपर पाई जाती थी, कुछ मात्राएं ज़मीन के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और कुछ मात्राएं होती है यानी कि बारिश की वजह से हमें प्राप्त होती है। यानी कि जो जल है पृथ्वी पर 3 तरीके से पाया जाता है, सतही जल, सतह के अंदर का जल, और जो एक बारिश के थ्रू हमें प्राप्त होता है। अब बारिश के थ्रू हम लोग उसे स्टोर भी कर सकते हैं, यानी कि बारिश के थ्रू भी हम लोग उसको सतही जल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई गड्ढा बना के उसको पूरा पैक करवा के अगर जो बारिश आ रही है उसका पानी कलेक्ट कर लिया तो उसको हम फिर सतह के जल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि जल परिवहन प्रणाली क्या होती है। जल परिवहन प्रणाली का अर्थ है कि जो घर से वेस्ट वाटर निकल रहा है या फिर जो भी वाटर हम लोगों के लिए यूज़ के लिए एनवायरनमेंट पे प्रेजेंट है वो किस प्रकार परिवहन किया जाता है। परिवहन का मतलब है ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाना। किसको, वाटर को। प्रणाली यानी कि सिस्टम, यानी कि कौन से मेथड के थ्रू, यानी कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने के लिए कौन से मेथड का उपयोग करते हैं। यहाँ पे जो मेथड है, यहाँ पे जो हम जो वाटर का यूज़ कर रहे हैं ये वाटर है अपशिष्ट, यानी कि जो अपशिष्ट जल होता है। अपशिष्ट जल का मतलब होता है कि घरों से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर होता है, जो किचन से निकला है, बाथरूम से निकलता है, कपड़े धोने के पानी से निकलता है, जो वो गंदा पानी होता है जो घरों से सीवेज के थ्रू निकाला जाता है, उस पानी का परिवहन किस प्रकार किया जाता है। तो अगर हम इस प्रकार की परिवहन की बात करें तो जल का जो परिवहन है 3 प्रकार से किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है अलग व्यवस्था। अलग व्यवस्था का मतलब इसके नाम से पता चल रहा है अलग, यानी कि सेपरेट। अब सेपरेट क्या होगा, यानी कि जब भी हम घरों से निकलने वाला जो सीवेज होता है, कचरा होता है, उसका यूज़ करने के लिए, यानी कि उसको आगे बाहर तक पहुंचाने के लिए जहाँ पे उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, यानी कि जहाँ पे उस पानी का निदान उपचार किया जाता है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए अगर हम अलग अलग पाइप का यूज़ कर रहे हैं, देखिए अलग अलग पाइप। अब अलग अलग पाइप कैसे, मान लो कोई एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में सभी के घर से पाइप निकाले हुए, यानी कि उनके घर से जो गंदा पानी निकलेगा, अपशिष्ट जल निकलेगा, वो उस पाइप के थ्रू बाहर जो भी नाला वगैरह होगा वहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। यानी कि उस सोसाइटी से निकाला हुआ जो पानी है, गंदा पानी है, वो अलग अलग पाइप के थ्रू उस एक बड़ा जो नाला है सोसाइटी के बाहर वहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। फिर उस नाले में मान लो हम लोग कोई बात करें कि ये है कोई सोसाइटी, इस सोसाइटी में अलग अलग घर बने हुए हैं। ये जो अलग अलग घर बने हुए हैं, इन घरों से पानी को निकालने के लिए पाइप निकाले हुए हैं, गंदा पानी निकालने के लिए अलग अलग पाइप बने हुए हैं। अब वहाँ से जो पानी निकलेगा ये सारा पानी कनेक्ट हो गया, बाहर जो बड़ा नाला होगा वहाँ पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई बड़ा नाला है तो यहाँ पे इस सोसाइटी का सारा गंदा पानी कलेक्ट हो रहा है। मान लो यहाँ पे कोई दूसरी सोसाइटी है, यहाँ पे भी यही प्रोसेस होगा, यहाँ से भी पानी निकलेगा, इसी नाले में कनेक्ट हो रहा है। तो आसपास की मान लो 3-4 सोसाइटीज़ हो गई, तो वहाँ का जो गंदा पानी अपशिष्ट जल है वो यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। फिर यहाँ से ये पानी जो अंडरग्राउंड पाइप्स लगे होते हैं उन पाइप के थ्रू कहाँ तक पहुँचाया जाता है, अलग अलग जगह पे, यानी कि जो डंपिंग यार्ड वगैरह होते हैं उन जगह पे पहुँचाया जाता है। यानी कि जब हम पानी का अपशिष्ट जल के निदान के लिए, उसके परिवहन के लिए अलग अलग पाइप्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा अलग अलग प्रणाली, या फिर कह सकते हैं अपशिष्ट जल का अलग मेथड, सेपरेट सिस्टम। लेकिन
अगर हम संयुक्त प्रणाली की बात करें, संयुक्त प्रणाली, संयुक्त का मतलब साथ में, एक साथ, यानी कि जब हम अपशिष्ट जल के निपटान के लिए साथ में यूज़ कर रहे हैं। अब साथ में कैसे करेंगे, यानी कि जब हम अलग अलग पाइप्स का यूज़ कर रहे थे तो यहाँ पे पूरा पाइप अलग आ गया था, फिर यहाँ से भी इस सोसाइटी का अलग नाला निकला था, फिर वो सारे आपस में कनेक्ट हो गए, आगे जो बड़ा डंपिंग यार्ड है वहाँ तक पहुँच रहे थे। लेकिन संयुक्त का मतलब होता है कि जो एक यहाँ पे बड़ा नाला बनाया हुआ है, हर सोसाइटी का पानी यहाँ पे कलेक्ट होगा, इस यहाँ का भी यहाँ पे आएगा, मान लो यहाँ कोई दूसरी सोसाइटी है वहाँ का भी यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे जो अपशिष्ट जल हमारे पास कलेक्ट हुआ है उसका निपटान यहीं पे किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे मान लो कोई मशीनें वगैरह लगा ली या फिर कोई अलग सिस्टम यहाँ पे अपना लिया, तो यानी कि जब हम साथ में किसी भी सोसाइटी का या फिर किसी एक एरिया का साथ में निपटान कर रहे हैं अपशिष्ट जल का, तो वो तो है संयुक्त प्रणाली, या फिर हम अलग अलग कर रहे हैं तो वो है हमारी अलग प्रणाली। लेकिन जब हम दोनों का उपयोग करते हैं, यानी कि आंशिक रूप से संयुक्त प्रणाली, यानी कि किसी टाइम तो हाफ है, किसी टाइम या फिर किसी टाइम हम कहते हैं अलग है, किसी टाइम साथ में। कैसे, यहाँ पे हम देखें, यानी कि घरों से जो कचरा निकलता है, अपशिष्ट जल कितने टाइप का निकलेगा घर से, घरों से जो अपशिष्ट जल निकलता है वो दो तरीके का निकलता है। एक तो है जो रिसाइकल किया जा सकता है और एक है जो नहीं किया जा सकता। यानी कि घर से दो तरीके का पानी निकाला जाता है, जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं और किसको हम नहीं कर सकते। अगर हम जिस पानी को वापस रिसाइकल कर सकते हैं उसके लिए अलग से पाइप बनाया, फिर उसका निपटान किया जा रहा है, वो हमारा अलग सिस्टम है। फिर जिस पानी को रिसाइकल नहीं कर सकते उसके लिए हमने अलग पाइप बनाया, वह अलग दूसरी जगह पे भेजा जा रहा है, तो वो अलग सिस्टम है। लेकिन साथ में, यानी कि जब हम साथ में या फिर संयुक्त प्रणाली लगाते हैं तो रिसाइकल और साइकिल करने वाले, यानी कि जिस पानी को रिसाइकल कर सकते हैं और जिसको नहीं कर सकते हैं, उन दोनों पानी के निपटान के लिए जब एक ही पाइप लगाया जाता है तो वो है हमारी संयुक्त प्रणाली। और जब कभी हम लोग आंशिक रूप से यूज़ करें, यानी कि मान लो कभी कभार हम लोगों ने बारिश का पानी आ गया है, मान लो कभी किसी एरिया में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो गई है, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है तो हर एक एरिया में पानी भरा हुआ है, तो घरों से पानी निकालने के लिए नालियों में पानी इकट्ठा ना हो, गड्ढे जमा ना हो, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। लेकिन जनरली वो पाइप अलग अलग रहते हैं, दोनों पाइप एक साथ नहीं खोले जाते। लेकिन अगर कभी परिस्थिति में ऐसी कंडीशन आने पर दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो वो कंडीशन हो जाती है हमारी आंशिक रूप से संयुक्त प्रणाली। यानी कि सिर्फ आवश्यकता पड़ने पर, जब पानी जमा ना हो, पानी को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब पानी वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, तो उसको निकालने के लिए अगर हम पानी का यूज़ करें, ऐसे पाइप्स लगा रहे हैं, ऐसा परिवहन कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा आंशिक रूप से संयुक्त प्रणाली। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था कि जल परिवहन प्रणाली को विस्तार पूर्वक समझाइए, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जल क्या होता है, जल का जो शारीरिक संगठन है वो किस प्रकार से किया जाता है, और जल को परिवहन करने के लिए जो हम लोग अपनाते हैं कि अलग अलग व्यवस्था, सेपरेट सिस्टम या फिर कंजॉइंट सिस्टम, या फिर कह सकते हैं आंशिक रूप से सेपरेट और आंशिक रूप से संयुक्त प्रणाली, तो वो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में पढ़ा है। फिर हम आगे चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा अपशिष्ट जल से रिलेटेड, यानी कि अपशिष्ट जल का निपटान करने के लिए कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जाती है। यानी कि अभी तो हम लोगों ने देखा था प्रणाली के बारे में, यानी कि कौन से सिस्टम का यूज़ किया जाता है। अब हम देख रहे हैं कि कौन कौन से निपटान की विधियाँ हैं, जिसमें हम लोग 4-5 टाइप की विधियों को देखेंगे। सबसे पहला है पानी निकालना। पानी निकालने का अर्थ है कि घरों से जो पानी निकाला जाता है, पानी निकालने वाला जो पाइप होता है घरों से जो निकाला जाता है, एक तो होता है सीवेज और एक होता है सीवर। इन दोनों में फ़र्क है। सीवर तो होता है गंदे पानी को ले जाने वाला पाइप, और सीवेज का मतलब होता है गंदा पानी, यानी कि गंदा पानी या फिर कह सकते हैं कचरा, जो भी बोलना चाहो। यानी कि सीवेज को सीवर के थ्रू निकाला जाता है। सीवर का मतलब होता है पाइप और सीवेज का मतलब होता है कचरा या फिर जो भी गंदा पानी, अपशिष्ट जल वगैरह। यानी कि सीवेज को निकालने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सीवर का। यानी कि जब हम सीवेज को निकालने के लिए सीवर का उपयोग करते हैं तो ये मेथड है हमारी पानी निकालने की मेथड। फिर दूसरा है अवसादन। अवसादन का मतलब होता है कि जो अपशिष्ट जल हो गए या फिर अपशिष्ट कचरा है उसको
दफना देना या फिर कह सकते हैं गाड़ देना या फिर ज़मीन के अंदर दबा देना, जिससे क्या हो जाएगा, जो गंदा पानी है वो ज़मीन के अंदर उतर जाएगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर है खाद बनाना। खाद बनाना यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो अपशिष्ट जल है या फिर अपशिष्ट कचरा है उसको जलाने के लिए हम लोग खाद बना सकते हैं, यानी कि जो भी अपशिष्ट कचरा हम लोग घरों से निकाल रहे हैं। अब इसमें दो तरीके के कचरे होंगे, एक तो होगा गीला और एक होगा सूखा। यानी कि जो भी अपशिष्ट कचरे का हम लोग निपटान कर रहे हैं, वो जो अपशिष्ट कचरे का निपटान करेंगे उसके लिए हम लोग दो तरीके के मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर हम उससे खाद बनाना चाहते हैं, यहाँ पे अपशिष्ट जल नहीं है, यहाँ पे अपशिष्ट कचरा है, यानी कि जब खाद बनाना चाहते हैं तब खाद किस प्रकार बनाई जा सकती है। जो भी अपशिष्ट कचरा वगैरह है उस अपशिष्ट कचरे को हम ज़मीन के अंदर दबा देंगे, जो सूखी पत्तियाँ होंगी उसके ऊपर सूखी जो पत्तियाँ हैं वो बिछा देंगे, फिर वापस फिर जो सूखी पत्तियाँ है या फिर जो अपशिष्ट कचरा है वो डाल दिया, फिर वापस पत्तियों का ढेर लगा दिया, फिर उसके वापस उसके ऊपर जो मिट्टी होती है गीली मिट्टी वो दबा दी। फिर जब हम इसका जो प्रॉपर मेथड होता है 40 दिन या फिर 35 दिन के अंदर वो जो घास होती है, वो जो ज़मीन होगी, जो हम मिट्टी को हटा के देखेंगे तो उसके अंदर जो हमने कचरा डाला होगा वो पूरा सड़ गल के वो खाद के रूप में बन गया होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमस। वो ह्यूमस बना देती है, जिसका उपयोग जो किसान होते हैं वो खेत में कह सकते हैं जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उनके रूप में कर सकते हैं। यानी कि जो गीला कचरा होता है, सूखा कचरा होता है, उसके उपयोग से हम खाद बना सकते हैं। ज़मीन के अंदर डाल दिया, उसके ऊपर सूखी पत्तियों का ढेर लगा दिया, फिर उसके वापस वो जो गीला कचरा होता है वो लगा दिया, फिर वापस सूखी पत्तियों का ढेर लगा दिया। इस प्रकार से कई सारे लेयरिंग कर सकते हैं जितने भी अमाउंट में हमारे पास कचरा होता है। फिर उसके बाद जब हम उसको 3-4 या फिर 1 महीने के लिए लगभग छोड़ देते हैं, 3-4 हफ्ते या फिर 1 महीने के लिए छोड़ देते हैं, तो वो जो कचरा है वो सीधा खाद में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं कि अपशिष्ट जल से या फिर अपशिष्ट कचरे से हम लोगों ने क्या बना दिया, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बना दी जो हमारे लिए काम आ सकती है। फिर है भस्म करना या फिर जला देना। आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली जो कचरा होता है आपके एरिया में कचरे को जला दिया जाता है। सुबह जो सफाई करने वाले कर्मचारी आते हैं वो सारे गली का कचरा इकट्ठा करके फिर उस कचरे को जला देते हैं। जो गलने वाला होता है वो जल जाता है और जो नहीं गलने वाला होता है वो ऐसे ही जल के वहीं पे पड़ा रहता है। यानी कि कचरे को निपटान के लिए उसको भस्म भी किया जाता है, यानी कि उसको जलाया भी जाता है। फिर है रूट जोन उपचार। रूट जोन उपचार का मतलब है कि कचरे को निपटान के लिए एक प्रॉपर मेथड का यूज़ करना है। घरों से जो कचरा निकलना है उसको पाइप के थ्रू हम लोगों ने निकालना, फिर बाहर जो बड़ा टैंक होता है वहाँ पे डाला, फिर वहाँ से जो टैंक वाले होते हैं उस कचरे को जो भी डंपिंग यार्ड वगैरह होते हैं वहाँ पे लेके जाते हैं। वहाँ पे उन कचरों में से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है या फिर जिसको गलाया जा सकता है, जो गल सकता है, और उसको अलग किया जाता है। जो नहीं गल सकता या फिर जो एनवायरनमेंट में ऐसे ही पड़ा रहता है वेस्ट के रूप में, उनको अलग किया जाता है। फिर जो गल सकते हैं उनके लिए अलग ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये सारे प्रोसेस अपनाई जाती है रूट जोन उपचार के अंतर्गत। यानी कि कचरे के निपटान के लिए 5 विधियाँ अपनाई जाती है। निकाला जाता है, अवसादन किया जाता है, खाद बनाई जाती है, उनको जलाया जा सकता है, और अगर नहीं हो तो फिर बाद में रूट जोन उपचार भी किया जा सकता है। फिर उसके बाद आगे जो अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कचरे के निपटान की ऑन साइट विधि। यानी कि कचरे को हम लोग कहाँ पे निपटान कर सकते हैं, यानी कि कचरे को कहाँ पे डाल सकते हैं। जनरली आप सब लोग घर में जानते हो कि जब घर में कचरा इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ हम कहाँ डालते हैं, डस्टबिन में। हर घर में डस्टबिन लगा होता है। किचन का अलग डस्टबिन होता है, घर का जो पूरा कचरा निकालते हैं उसका अलग डस्टबिन होता है। फिर जब वो डस्टबिन का डिब्बा भर जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, गली के बाहर फेंक देते हैं, या फिर जो बाहर पूरी हमारी जो गली है या फिर जो भी हमारी नगर पालिका नगर निगम है वहाँ उन लोगों ने जो कचरा डालने के लिए जो बड़े डिब्बे बनाए होते हैं उन डिब्बों में डालते हैं। यही करते हैं। घरों में हम लोग अलग कचरा रख रहे हैं, घर का हमने कचरा इकट्ठा किया, जब वो डिब्बा पूरा भर जाता है तो अपने मोहल्ले के बाहर, गली के बाहर जो भी सोसाइटी वालों के लिए जो भी कच्चे पात्र लगे होते हैं वहाँ पे उन डिब्बों को खाली कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो आएगा हमारा सामुदायिक गड्ढा निपटान में। यानी कि हम लोग बात करें कि घरों से जो कचरा निकाला जाता है उनके लिए हम लोग डस्टबिन यूज़ कर रहे हैं। घरों से डस्टबिन में कचरा भरा, फिर उस कचरे को कहाँ लेके जाएंगे, अपनी सोसाइटी के वहाँ पे को जो भी बड़ा कचरा पात्र होगा वहाँ पे। अब वो जब पूरा भर जाता है तो फिर भी उसमें डालते रहते हैं या फिर वो खाली हो जाता है, खाली किया जाता है। जो भी सफाई करने वाले लोग होते हैं जब वो पूरा डस्टबिन भर जाता है तो उस डस्टबिन को खाली करते हैं। यानी मान लो वो बड़ा ट्रैक्टर लेके आते हैं, उसमें खाली किया जाता है, या फिर उन डिब्बों को वहाँ से हटा के ले जाया जाता है, या फिर वहाँ पर दूसरा नया डिब्बा ला के रख दिया जाता है। यानी कि जब हम घरों से कचरा निकाल रहे हैं, घरों में जो अपना डिब्बा है कचरा भरने का, वो तो आएगा हमारा पारिवारिक गड्ढा निपटान में। यानी कि हमारे परिवार का जो स्वयं का डिब्बा
होता है जिससे हम डस्टबिन कहते हैं, उसमें अगर कचरा डाल रहे हैं फिर उसका निपटान कर रहे हैं तो वह पारिवारिक गड्ढा निपटान। अब जब हम गड्ढे का यूज़ करेंगे, यानी कि कचरा भर दिया, घर के बाहर गड्ढा बना दिया, उसमें उस कचरे को डाल दिया, फिर उस गड्ढे को वापस भर दिया। कचरा है तो वो कुछ ही दिनों में गल जाएगा, फिर वहाँ पे वो नॉर्मल मिट्टी की तरह बन जाएगा। अगर हम सामुदायिक गड्ढा निपटान कर रहे हैं, सामुदायिक गड्ढा निपटान यानी कि आसपास की जो सोसाइटी है उन सभी सोसाइटी का कचरा एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है, गड्ढा बनाया जाता है, सारा कचरा उस गड्ढे में डाला जाता है, फिर उस गड्ढे को भर दिया जाता है। अब जो कचरा होता है उसमें से प्लास्टिक वगैरह जो होते हैं नहीं गल सकते, उनको पहले से अलग कर लेते हैं। अब जो गलने वाली चीज़ है उनको अगर ज़मीन के अंदर दबा के रखेंगे और ज़मीन के अंदर वैसे भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो गर्मी से वो पिघल जाता है और फिर वो खाद के रूप में नॉर्मल मिट्टी की तरह बन जाता है, तो फिर वहाँ पर वो पूरी सतह समतल हो जाती है। जब हम सभी सोसाइटी वाले मिल के यानी कि आसपास के सभी मोहल्ले का एक साथ कचरे का निपटान किया जाता है गड्ढे के अंदर, वो है सामुदायिक गड्ढा निपटान। जब किसी भी परिवार का पर्सनली यानी कि मान लो मेरे घर का जो कचरा है, मैं अपने घर के बाहर कोई एरिया हो गया या फिर मैं सिर्फ अपने घर के कचरे का निपटान के लिए गड्ढा बनाया, उसमें अपने घर का कचरा डाला, फिर उस गड्ढे को वापस भर दिया, यह है पारिवारिक गड्ढा निपटान। जब मैं अपने घर के कचरे को डस्टबिन में डाल रही हूँ, यानी कि अपने घरों में अलग अलग जो डस्टबिन लगे होते हैं उसका उपयोग कर रहे हैं, वो है पारिवारिक गड्ढा डिब्बे। जब सामुदायिक डिब्बे लगे होते हैं, मान लो आप लोग मार्केट वगैरह जाते हो तो या फिर बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाते हो, वहाँ पे डस्टबिन लगे होते हैं हर एक एरिया में, मॉल में, जहाँ पे लिखा होता है यूज़ बिन, बड़े बड़े डस्टबिन लगे होते हैं, वहाँ पे कचरा डालने के लिए हम लोग उसका उपयोग करते हैं। तो वो डिब्बे कहलाते हैं सामुदायिक डिब्बे, यानी कि उनका हर कोई यूज़ कर सकता है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। यहाँ पे जितने भी लोग होंगे, कोई वेफर वगैरह फेंक रहा है, कोई न्यूज़पेपर के टुकड़े फेंक रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पर डाल सकते हैं, उस जो सामुदायिक डिब्बे होते हैं उनमें डाल सकते हैं। हमारे घर का कचरा होगा तो उनका यूज़ कौन करेंगे, पड़ोसी आके उसमें डाल के नहीं जाएंगे, जो परिवार के लोग होंगे, परिवार का जो कचरा होगा उस घर का, वो सारा उस डिब्बों में डाला जाता है, यानी कि वो फैमिली डिब्बा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पारिवारिक डिब्बे। जब हम परिवार के लोग गड्ढा बना के कचरे का निपटान कर रहे हैं तो वह पारिवारिक गड्ढा निपटान। जब आसपास के सभी लोग, सोसाइटी वाले मिलके, पड़ोसी वगैरह मिलके सब एक ही गड्ढे का उपयोग कर रहे हैं, वो है सामुदायिक गड्ढा निपटान। फिर उसके बाद है कूड़ेदान के बिना सामुदायिक निपटान, यानी कि हमें उस कचरे का निपटान तो करना है लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, कूड़ेदान नहीं है, यानी कि हमारे पास डस्टबिन नहीं है। विदाउट डस्टबिन यानी कि बिना डिब्बे के हम लोग किस प्रकार कचरे का निपटान कर सकते हैं। जब हमारे घर में कचरा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, अब वहाँ पे गली में उस कचरे को डालने के लिए कोई बड़ा डस्टबिन भी नहीं खड़ा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे घर का कचरा हुआ इकट्ठा उस सभी कचरे को इकट्ठा करके या फिर हम लोग जला देते हैं, या फिर जो उस सिटी का जो डंपिंग यार्ड होता है वहाँ तक वो लोग खुद पहुँचाते हैं। तो वो मेथड क्या कहलाती है, कूड़ेदान के बिना सामुदायिक निपटान। और फिर है परिवहन विकल्प, यानी कि अगर लास्ट में कुछ नहीं बचता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना डस्टबिन है, ना कोई सोसाइटी का डस्टबिन, ना कोई सफाई करने वाले लोग आ रहे हैं, तो जहाँ पे भी वो परिवहन की सुविधा लगी होती है, यानी कि परिवहन विकल्प, यानी कि ट्रांसपोर्ट मेथड। ट्रांसपोर्ट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना। अब उसको किस तरीके से पहुँचाया जाता है, तो कचरे के निपटान के लिए कई सारी मेथड होती है, यानी कि उनको व्हीकल्स के थ्रू भी पहुँचाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं उसको जो घरों में या फिर कह सकते हैं गली में सफाई करने वाले लोग आते हैं वो भी उस कचरे को लेके जा सकते हैं, या फिर जो घरों में गाड़ियाँ आती है गलियों में उनके थ्रू भी उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अलग अलग मेथड होती है, किस एरिया में कौन सी मेथड का यूज़ किया जाता है, कोई बाइक के थ्रू जाता है, कोई ट्रैक्टर के थ्रू जाता है, कोई महिलाएं वगैरह आती है, तो ये अलग अलग मेथड्स होती है कि हम उस कचरे को किस तरीके से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि उस कचरे को जनरली हटाया किस तरीके से रहें, तो वो सिर्फ बढ़ा जाता है कचरे के निपटान में। यानी कि अगर हम कचरे के निपटान की बात करें तो जनरली इसमें हमें ध्यान रखना है कि कचरे को हटाया किस प्रकार जा रहा है, घर में कचरा किस प्रकार हटा रहे हैं डस्टबिन के थ्रू, सोसाइटी वाले या फिर गली मोहल्ले के लोग किस प्रकार हटा रहे हैं उस बड़े डिब्बे में डाल के, फिर उस पूरे एरिया के कचरे को किस प्रकार हटाया जाता है किसी भी ट्रैक्टर के थ्रू या फिर कोई भी ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके। तो ये सारी मेथड पढ़ी जाती है कचरे के निपटान की विधियाँ। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर जल का वितरण किस प्रकार किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि पृथ्वी की सतह पर जल किस प्रकार पाया जाता है। सबसे पहले है बारिश का पानी। आप सभी जानते हैं बारिश का पानी हम लोग स्टोर कर सकते हैं, जिसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। यानी कि पृथ्वी की सतह पर पानी किस प्रकार प्राप्त होगा, बारिश के थ्रू। बारिश आएगी, पानी इकट्ठा होगा, नदियाँ भर जाएगी, फिर वही नदी 12 मास यानी कि 12 महीने यूज़ की जा सकती है पीने के लिए या फिर सिंचाई के लिए। फिर है वर्षा जल संचय, यानी कि ये जो बारिश का पानी इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, संचय कर सकते हैं, यानी कि स्टोर करके रख सकते हैं। फिर है भूजल। भूजल यानी कि ज़मीन के अंदर का जल। अब ज़मीन के अंदर के जल में क्या हो सकते हैं, हाथ से खोदे गए कुएँ हो सकते हैं, ट्यूबवेल हो सकती है, बोरवेल हो सकती है,
तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं भूजल के अंतर्गत, यानी कि भू यानी ज़मीन के अंदर का पानी। फिर है सतह के ऊपर का जल। अब सतह के ऊपर में झरने आ सकते हैं, वाटरफॉल आ सकते हैं, ऊपर की तह का पानी आ सकता है, नदी हो सकता है, ऊपरी तह के बांध हो सकते हैं। यानी कि जो सतह के ऊपर पाया जाता है, तालाब हो गया, नदी हो गई, झीलें हो गए, झरने हो गए, तो ये सारी चीज़ें हैं जो सतह के ऊपर पाई जाती हैं, यानी कि तह के ऊपर का, तह यानी कि सतह, ये जो हमारी ज़मीन है इसके ऊपर जो पानी की मात्रा है, अब ये चाहे नदी हो, झील हो, झरना हो, तालाब हो, जो भी हो, इस पानी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर की तह का पानी। नोट कर लिया। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। संवातन की खुली और बंद प्रणाली। अब संवातन क्या होता है? संवातन का मतलब है वेंटिलेशन। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें, वायु का आदान प्रदान। यानी कि जब वायु का आदान प्रदान किया जाता है, आदान प्रदान यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक निकलना। अब ये किस प्रकार किया जाता है? आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि जो अपना घरों में रूम्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे वेंटिलेशन के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, या फिर जो रोशनदान लगाए जाते हैं। जनरली अगर हम हिंदी में बात करें तो वर्ड यूज आता है रोशनदान। जो खिड़कियाँ होती है या फिर जो दरवाजे होते हैं, उनके ऊपर छोटे से गोल गोल डिज़ाइन के हुए या फिर चौकोर में जाली लगाई जाती है, जिससे क्या होता है, वायु आर पार होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। अगर हम बात करें अपने सिलेबस के थ्रू तो वो होता है वेंटिलेशन। अब ये जो वेंटिलेशन है कितने प्रकार से किया जाता है? अब वेंटिलेशन के कई सारी मेथड है। आजकल लोग फैन, एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, छोटे छोटे पंखे लगाते हैं, जिनके थ्रू क्या होता है कि जो गर्म हवा होती है रूम में, अब रूम में कई सारे लोग बैठे हैं तो वहाँ पे जितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो वहाँ पे जो लोग बैठे वो उसका यूज़ कर लेंगे। अगर जो ऑक्सीजन हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हमारे द्वारा CO2 भी तो छोड़ी जाती है। अगर हम CO2 छोड़ रहे हैं तो वो रूम में वायु बाहर जाने के लिए अगर कोई जगह नहीं है, सिर्फ वहाँ पे एक गेट लगा हुआ है, वो भी हमने बंद कर दिया, और रूम में 4 लोग हैं, तो उस रूम में जितनी ऑक्सीजन भरी होगी वो 4 लोग यूज़ कर लेंगे। अब जब वो 4 लोग उस ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं तो उनके द्वारा CO2 भी छोड़ी जा रही है। जब वो CO2 छोड़ी जा रही है तो उस रूम में ऑक्सीजन के लेवल कम हो जाएगा और CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। तो वहाँ पे क्या बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, वहाँ पे बेचैनी से होने लगेगी, सफोकेशन होने लगेगा। इसीलिए क्या किया जाता है कि रूम में एग्जॉस्ट फैन लगाए जाते हैं, वेंटिलेशन करवाया जाता है, रोशनदान लगाए जाते हैं, जिससे जब वो लोग उस रूम में बैठे हैं तो उनके द्वारा जो CO2 छोड़ी जा रही है उस रोशनदान के थ्रू वायु को बाहर पास कर सके, यानी कि अंदर की जो गर्म हवा है उसको बाहर निकाला जा सके, और वहीं के थ्रू जो बाहर की जो नेचुरल हवा है वो अंदर की तरफ आ सके। इसीलिए क्या पद्धति अपनाई जाती है, वेंटिलेशन की, यानी कि वायु को, गर्म हवा को बाहर भेजा जाता है और जो शुद्ध वायु है उसको बाहर अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट किया जाता है, जिससे अंदर के जो लोग हैं वो उस पानी का, उस वायु का यूज़ ईजिली कर सकें। अब इसके लिए 2 मेथड अपनाई जाती है, एक है बंद मेथड और एक है क्लोज मेथड। क्लोज और ओपन 2 तरीके की मेथड यूज़ की जाती है। अब वो 2 तरीके की मेथड कौन कौन सी है? यानी कि जब हम वायु रोशनदान में 2 तरीके की जब हम रोशनदान का यूज़ करते हैं, अब 2 तरीके की कौन कौन सी होगी? जब वायु का आदान प्रदान करने के लिए जो गर्म हवा है गर्म हवा अंदर ही रहती है तो वो है हमारी बंद प्रणाली। और गर्म हवा शुद्ध अंदर बाहर। यानी कि जब भी हम रोशनदान बना रहे हैं या फिर कोई भी वेंटिलेशन कर रहे हैं तो उसके थ्रू जो गर्म हवा है वो अंदर आ रही है, शुद्ध हवा बाहर जा रही है, या फिर शुद्ध हवा अंदर आ रही है, गर्म हवा बाहर जा रही है। दोनों तरफ से यह पॉसिबल हो पाता है, यानी कि वो गेट ओपन है, वो गेट खुला हुआ है। यानी कि जब हम खुली प्रणाली की बात करते हैं तो उसमें से दोनों तरफ से वायु का आदान प्रदान होता है, यानी कि वो अंदर से बाहर जा सकती है, बाहर से अंदर की तरफ आ सकती है, तो इसे तो हम कहेंगे खुली प्रणाली।
और बंद प्रणाली का मतलब होता है कि वहाँ से क्या होगा, सिर्फ अंदर की वायु बाहर जाएगी, यानी कि जो अंदर गर्म हवा भरी हुई है उसको हम बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी कि बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, जिससे उस रूम में क्या ना हो, सफोकेशन ना हो। तो ये जो दो मेथड अपनाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं बंद और खुली प्रणाली। तो ये हमारा वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन का जो सामान्य भाषा में बात करें तो क्या हो गया, वायु का आदान प्रदान, यानी कि जो गर्म हवा है बाहर निकालना, शुद्ध हवा को अंदर की तरफ लाना। इसके लिए हम लोग एग्जॉस्ट फैन, रोशनदान वगैरह का यूज़ करते हैं। फिर जो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा का अर्थ इसके शब्द में ही है। अब ये दो शब्दों से मिलकर बना है प्रति और रक्षा। प्रति का मतलब होता है स्वयं, और रक्षा से भी जानते ही हो, रक्षा, सुरक्षा, जो भी कहो। प्रतिरक्षा है स्वयं की रक्षा या स्वयं की सुरक्षा, यानी कि प्रतिरक्षा हमारे शरीर की एक ऐसी इम्यूनिटी होती है या फिर एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे खुद के शरीर को लड़ने में मदद करता है बीमारियों से। अगर कोई रोगाणु आ गया, बैक्टीरिया ने एंटर कर लिया है, तो उससे लड़ने के लिए जब हमारा शरीर स्वयं उसकी मदद करे तो वो है हमारी प्रतिरक्षा। अब ये प्रतिरक्षा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, तो ये जो प्रतिरक्षा है मानव शरीर में दो प्रकार की पाई जाती है, एक एक्टिव फॉर्म में और एक इनएक्टिव फॉर्म में। अगर हम प्रतिरक्षा की जो परिभाषा की बात करें कि जनरली प्रतिरक्षा को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो ये जो प्रतिरक्षा है यह एक तरीके की हम लोग कह सकते हैं एंटीबॉडी है। क्या है, एंटीबॉडी। अब ये जो एंटीबॉडी होती है, जो भी एंटीजन एंटर कर रहा है शरीर में, एंटीजन या फिर इसे कहते हैं प्रतिजन, या जो भी जीवाणु वगैरह एंटर कर रहा है उससे लड़ने के लिए हमारा शरीर क्या बनाता है, एंटीबॉडी। यानी कि एंटीबॉडी हमारी बॉडी को, यानी कि हमारे शरीर को लड़ने में मदद करता है। अब किसी का शरीर बहुत जल्दी लड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है तो वो बिना किसी दवाई के जल्दी रिकवर हो जाता है। क्यों, यानी कि उसका जो इम्यून सिस्टम, उसकी प्रतिरक्षा है, उसका शरीर है, वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडी बनाता है। उस रोगाणु से लड़ने की उसके शरीर में कैपेसिटी है, उसके शरीर में एंटीबॉडी बनी हुई है। लेकिन कभी कभी कोई व्यक्ति होते हैं बहुत जल्दी बीमार हो जाता है, वायु के कांटेक्ट में आ गए या फिर डस्ट के कांटेक्ट में आने से भी बीमार हो जाते हैं। कहीं कोई बाहर गए, खाना सूट नहीं हुआ तो भी बीमार हो जाते हैं। यानी कि उनके शरीर का जो इम्यूनिटी है, उनका जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, बहुत ज़्यादा वीक होता है, जिसके लिए दो प्रकार की प्रतिरक्षा पाई जाती है। अब सक्रिय प्रतिरक्षा, अगर हम सक्रिय प्रतिरक्षा की बात करें तो यह वह प्रतिरक्षा होती है जब कोई रोगाणु किसी के शरीर में एंटीजन एंटर कर देता है तो उसके माध्यम से प्राप्त की जाती है। कैसे, अगर हम सक्रिय की बात करें यानी कि एक्टिव। अब एक्टिव प्रतिरक्षा क्या होगी, यानी कि मान लो किसी व्यक्ति के शरीर में कोई बैक्टीरिया ने प्रवेश कर लिया, कोई बैक्टीरिया एंटर हो गया। अब ये जो बैक्टीरिया पहली बार उसके शरीर में एंटर हुआ है, अब उसके शरीर में पहली बार एंटर हुआ है तो इसको ख़त्म करने के लिए जो बैक्टीरिया या फिर जो एंटीजन या एंटीबॉडी लगेगी वो उसके शरीर में नहीं है। अगर ये दूसरी बार एंटर करेगा तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बनी हुई होगी, लेकिन जब ये पहली बार मदद करता है तो ये थोड़ा देर से ठीक होगा, यानी कि उसके शरीर को इस रोगाणु से लड़ने के लिए बहुत थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इसके शरीर में पहले से इससे लड़ने की जो एंटीबॉडी होती है वो बनी हुई नहीं होती। इसलिए हम लोग जब पहली बार किसी व्यक्ति को बुखार आता है, ठीक है, जब उसके शरीर को पहली बार बुखार आएगा यानी कि उसका शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसको रिकवर होने में 2 से 3 दिन लगेंगे, जनरली लग जाते हैं, क्योंकि उसके शरीर को जब पहली बार बुखार आए तो उसके शरीर को पता नहीं है कि इस ऐसी स्थिति में उसका शरीर किस प्रकार रिएक्ट करे, कौन सा तंत्र किस प्रकार से काम करेगा, उसको किस प्रकार से फाइट करनी है, लड़ना है, कौन सी एंटीबॉडी लगेगी। तो ये सारी बातें समझने में थोड़ा सा टाइम निकल जाता है, जिसकी वजह से 2 से 3 दिन वो बुखार के जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। लेकिन जब दूसरी बार बुखार आएगा तो उससे लड़ने की जो एंटीबॉडी है उसके शरीर में पहले से बनी हुई होगी। तो जैसे ही वो बैक्टीरिया आएगा, माइंड तक सिग्नल पहुंच जाएगा कि ये जो बैक्टीरिया है पहले भी आ चुका है। जैसे कंप्यूटर में डेटा फीड करते हैं, जब पहली बार कोई नाम की एंट्री करते हैं
तो वह नाम को हमें पूरा टाइप करना होता है, लेकिन जब हम दूसरी बार उस नाम की एंट्री करते हैं तो वो नाम हमारे सजेशंस में आ जाता है। जैसे कीबोर्ड में हम लोग टाइप करते हैं, फ़ोन में टाइपिंग वगैरह करते हैं, तो वो टाइपराइटर वो ऑटो करेक्ट हमें बता देते हैं कि आपने ये नाम पहले से लिखा हुआ है, तो हम ऑटो फिल उसको कर सकते हैं। उसी तरीका का काम कौन करता है? हमारा शरीर। जब कोई एंटीबॉडी कोई एंटीजन पहली बार हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो उससे लड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन जब वो दूसरी बार प्रवेश करेगा तो उससे लड़ने की हमारी जो इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में रहती है। तो उस तरीका का कोई भी बैक्टीरिया अगर एंटर करेगा तो उससे जो लड़ने की जो क्षमता है, हमारी जो प्रतिरक्षा है, वो सक्रिय फॉर्म में होगी, यानी कि एक्टिव फॉर्म में होगी। और इसकी अपोजिट कौन सी हो जाएगी? निष्क्रिय, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में। यानी कि जब कोई एंटीजन पहली बार प्रवेश करेगा तो उससे लड़ने के लिए हमारी जो एंटीबॉडी है सक्रिय अवस्था में नहीं रहेगी, पहले वो इनएक्टिव रहेगी। फिर जब वह उससे फैमिलियर हो जाएगी, समझ जाएगी, उसके बाद कैसी अवस्था में आ जाती है? एक्टिव अवस्था में। तो ये दो तरीके की होती है। प्रतिरक्षा में इंपॉर्टेंट रोल होता है एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी का काम होता है एंटीजन से भगाना, यानी कि एंटीजन को बॉडी से बाहर निकालना। ये जो एंटीबॉडी होती है ये पहले इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, फिर जब उससे फैमिलियर हो जाते हैं तो एक्टिव फॉर्म में हो जाती है। फिर अगर वो जो बैक्टीरिया है तीसरी बार, चौथी बार, जितनी भी बार भी एंटर करेगा तो उसका शरीर बहुत ही जल्दी उससे रिकवर हो जाएगा। लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एक्टिव होने लगेगी तो ये प्रतिरक्षा भी खराब हो जाती है। जैसे किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा आती होती है वो भी खराब होती है। तो उसी तरीके से जब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में अगर वो बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंटर करता रहेगा तो उससे शरीर से लड़ने की कैपेसिटी भी कम होती जाएगी। जब स्टार्टिंग में तो इससे लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ने लगेगा तो इसका शरीर इससे रिलेटेड जो एंटीबॉडी है वो बनाना बंद कर देगा, क्योंकि एक टाइम तक की कोई चीज़ शरीर पे कार्य करती है। जब उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिया जाए तो शरीर पे उसका असर खत्म हो जाता है। तो वही काम ये भी करता है। फिर जब हमारा शरीर उस एंटीबॉडी को बनाना बंद कर देता है, फिर हम क्या लेते हैं? सप्लीमेंट लेते हैं। मान लो कोई दवाई ले ली, कोई हमने ग्लूकोज ले लिया, या फिर कोई भी अदर टैबलेट्स होती है वो ले ली। कब लेते हैं? जब हमारा शरीर खुद से कुछ काम करना बंद कर देता है, फिर उस बीमारी को भगाने के लिए हम लोग बाहर से अदर सप्लीमेंट लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? हमारी प्रतिरक्षा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन क्यों किया गया, इसके लक्ष्य बताइए। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या काम करता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अर्थ होता है कि जो जितनी भी बीमारियां पूरे विश्व में फैल रही है, विश्व के जितने भी देश हैं, 192 देश हैं, 192 कंट्रीज़ है, इन सभी 192 कंट्रीज़ की जो बीमारियां होती है, या फिर वहाँ पे कोई नई बीमारी आई है, कोई नई महामारी आई है, जैसे कोरोना आया था, तो ये पूरे देश की समस्या थी। तो इस कोरोना से लड़ने के लिए जो सबसे ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में था वो कौन था? WHO। ये नई नई गाइडलाइन जारी कर रहा था कि इस बीमारी से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो जो भी गाइडलाइन जारी कर रहा था वो WHO कर रहा था। वो कहाँ पे लागू हो रही थी? पूरे देश में। अब भारत में अगर कोई बीमारी आएगी तो उसमें WHO कोई काम नहीं कर सकता। हाँ, हम लोग उसकी मदद ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन WHO का मेन काम होता है जितनी भी कंट्रीज़ है, ऑल ओवर कंट्रीज़ जो भी इस WHO से जुड़ी हुई है, उन सभी कंट्रीज़ में अगर कोई बीमारी है, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई जानकारी देनी है, कोई नई बीमारी अगर लॉन्च हुई है तो उसके बारे में सभी को इन्फॉर्म करना है, सबको अवेयर करना है। तो ये सारी जानकारी कौन देता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। लेकिन अगर किसी भी पर्सनल कोई एक कंट्री की अगर हमें बात करनी हो तो उसके लिए ये WHO कार्य नहीं करता, लेकिन ये जो WHO है ये सिर्फ एक एडवाइज़र के रूप में काम करता है। अब हम देखें कि ये जो WHO है ये क्यों बनाया गया। तो इसके अलग अलग लक्ष्य थे। अब ये लक्ष्य क्या थे? जब भी हम इसकी बात करें, सबसे पहला लक्ष्य है कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल स्वास्थ्य देखभाल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि जो अलग अलग देश हैं उन देशों को आपस में जोड़ते हुए वहाँ पे स्वास्थ्य से रिलेटेड जो देखभाल की जाती है उसमें भूमिका निभाता है। कौन? WHO। यानी कि जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में हेल्थ से रिलेटेड कौन से प्रोग्राम चलाने हैं, कौन सी बीमारियों के बचाव के लिए क्या करना है, ये सारे जो निर्णय हैं, ये सारे चीज़ें डिसीजंस WHO लेता है। फिर दूसरा है स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करना, यानी कि जो हेल्थ एरिया मेडिकल फील्ड है, उस मेडिकल फील्ड में अगर कोई नई टेक्निक आई है, उस नई टेक्निक को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कौन सी नई टेक्निक आई है उसको अदर देशों के साथ कनेक्ट करना।
तो ये सारी चीज़ें का काम करता है WHO, यानी कि ये जो WHO है ये जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनको साथ में जोड़ता है, साथ में जोड़ने के साथ साथ उनको अलग अलग टेक्निक से थ्रू और उनकी जो देखभाल है वो सारी चीज़ें भी बताता है। फिर तीसरा है स्वास्थ्य सेवाएं, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड जो सर्विस होती है उन सर्विस को बेहतर बनाने की, हेल्थ रिलेटेड सर्विस को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न सरकारों की मदद करता है। यानी कि जो अलग अलग कंट्री से, मान लो हम लोग इंडिया की बात करें, ठीक है, यानी कि इंडिया में जो हेल्थ की सर्विस है, इंडिया में मेडिकल फील्ड को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए, अगर मान लो इंडिया चाहता है कि वो मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, तो इसके लिए वो क्या कर सकता है, WHO से एडवाइस ले सकता है कि हम कौन सी टेक्निक का उपयोग करके कौन सी मशीनों का उपयोग करें, स्वास्थ्य सेवा को किस तरीके से बेहतर बनाएं, यानी कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं अपने देश में कि हमारी जो मेडिकल फील्ड है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाए। तो ये एडवाइस भी कौन देता है, WHO। फिर है सरकारों के अनुरोध, यानी कि कोई भी सरकार, किसी भी देश की अगर कोई सरकार है वह कोई रिक्वेस्ट कर रही है या फिर वो इसकी किसी परमिशन पर संकटों में पर्याप्त तकनीकी सहायता, यानी कि अगर कोई संकट आ गया, मान लो कोरोना में आ गया, तो अगर कोई संकट आने पर पर्याप्त टेक्निकली जो हेल्प होती है और जो आवश्यक राहत प्रदान की जाती है, यानी कि अगर किसी भी देश में कोई नई महामारी आई है, कोई बीमारी आई है, तो उससे बचने के लिए अगर कोई सरकार मदद मांग रही है तो वो मदद करना भी किसका फ़र्ज़ है, WHO का। महामारी हो गई, कोई स्थानीय बीमारी हो गई या फिर और कोई बीमारी हो गई, उनकी रोकथाम के लिए, यानी कि उसको रोकने के लिए, उसके नियंत्रण के लिए कौन से प्रयास कर सकते हैं, उसमें भी मदद करता है। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो देखभाल की जाती है, जो मेडिकल है और उनसे रिलेटेड जितने भी प्रोफेशन है, उनमें जो हायर एजुकेशन और जो हम लोग कह सकते हैं कि हम उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उनके मानकों को प्रोत्साहित करना, यानी कि जो मेडिकल फील्ड हो गया, मेडिकल फील्ड में ट्रेनिंग लेने वाले जो लोग हैं उनको आगे मोटिवेट करने के लिए, पढ़ाने के लिए भी ये जो WHO है बहुत ज़्यादा मदद करता है। फिर हो गया जैविक, यानी कि बायोलॉजिकल, फार्मास्यूटिकल, यानी कि जो मेडिसिन वगैरह होती है और जो अन्य संबंधित वस्तुओं के लिए विश्वव्यापी, यानी कि पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड मानक विकसित करना और नैदानिक प्रक्रियाओं का मानकीकरण करना, यानी कि पूरे जो वर्ल्ड ओवर में, पूरे कंट्री ओवर, वर्ल्ड ओवर में जो भी बायोलॉजिकल या फिर जो फार्मास्यूटिकल, यानी कि जिससे हम लोग कह सकते हैं मेडिकल से रिलेटेड जो मेडिकल टैबलेट्स होती है, उनसे रिलेटेड अगर कोई नई नई टेक्निक्स आ रही है तो उनके मानदंड स्थापित करना। इसका मतलब है कि अगर कोई बीमारी फैल रही है तो कोई नई बीमारी से रिलेटेड अगर कोई वैक्सीन लॉन्च हुई है या फिर कोई नई मेडिसिन बनाई गई है तो उसको पहले टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट करने के बाद जो अलग अलग कंट्रीज़ होती है, अलग अलग कंट्रीज़ में उसे टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा, उनके क्या व्यू आते हैं, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है फिर वो हर जगह अप्लाई किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य में पहल को प्रोत्साहित करना, यानी कि जो मेंटल होता है या फिर हम लोग कह सकते हैं मेंटल हेल्थ होती है, मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड उसको आगे बढ़ाना है, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि कोई मानसिक रोगी है उसका निदान किस प्रकार किया जा सकता है, यानी कि साइकोलॉजिकली उसको किस प्रकार ठीक किया जा सकता है। ये सारी बातें कौन करवाता है, WHO, यानी कि WHO का काम है स्वास्थ्य, चिकित्सा और चिकित्सा से रिलेटेड जितने भी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, उनको बढ़ावा देना। यह पूरा काम करता है WHO। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में होने वाली सामान्य घटनाओं के बारे में बताइए। गर्भावस्था यानी कि जब हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं, ये जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है जो 9 महीने, इन 9 महीनों में कौन कौन से जो नॉर्मल इंसिडेंट हो सकते हैं, यानी कि घटनाएं होती है, वो कौन कौन सी होती है उसके बारे में बात करते हैं। जो जनरली होने वाली घटनाएं हैं, सबसे पहले गर्भावस्था में सीने में जलन होती है। गर्भावस्था में जलन यानी कि सीने में जलन, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, एसिडिटी, यानी कि जनरली जो गर्भावस्था होती है, इस गर्भावस्था में जो जनरली समस्या आती है वो होती है गर्भावस्था में जलन, यानी कि सीने में जलन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो भी खाना वो यूज़ करते हैं खाने के लिए, जो भी खाने के लिए वो पोषण का यूज़ कर रहे हैं, तो वो जनरली वो सिर्फ उनके लिए नहीं होता, उनके जो महिला के जो गर्भ में जो भी शिशु पल रहा है, यानी कि महिला के गर्भ में पलने वाला जो भी शिशु होगा, नवजात शिशु, उस शिशु के लिए भी पोषण की आवश्यकता होती है। तो कई सारी चीज़ें माँ के सेहत को सूट करे नहीं करती,
उस बच्चे को सूट करे या नहीं करे, वो बच्चा पचा पाता है या नहीं पचा पाता। तो इसकी वजह से उनके सीने में क्या होने लगती है, जलन होने लगती है, खाना पच नहीं पाता। तो ये जो नॉर्मल अवस्था होती है, जो किसी भी अवस्था में, किसी भी महीने में गर्भावस्था में देखी जा सकती है। फिर है मॉर्निंग सिकनेस, यानी कि जब सुबह सुबह उस महिला वो उठती है तो मॉर्निंग के टाइम में मॉर्निंग सिकनेस होती है, यानी कि बेचैनी होने लगती है, जी मचलता है, वॉमिटिंग जैसा होने लगता है। तो ये जो मॉर्निंग सिकनेस है, यह भी एक होना आम बात है। फिर है पाचन संबंधी समस्या, यानी कि जब गर्भावस्था रहती है तो शरीर में कई सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, डाइजेस्टिव चेंजेस भी होते हैं। जो खाना पहले पसंद होता था वो अब पसंद नहीं होता है। उस बॉडी, हमारा जो शरीर है वो उस खाने को अब पचा नहीं पाता है, क्योंकि उनके शरीर में दो चीज़ों के लिए, यानी कि दो लोगों के लिए खाने की व्यवस्था होती है। अब उस महिला के लिए भी पोषण अलग चाहिए होता है, उस शिशु के लिए भी अलग पोषण चाहिए होता है। तब उस महिला के जो नॉर्मल अवस्था में जब वो भोजन लेती थी, उस भोजन का पाचन होता था, तो उस भोजन को पचाने के लिए कोई अदर एक्टिविटी भी कर लेती थी। लेकिन इस अवस्था में उसके साथ कौन है, अब शिशु है, तो वो ऐसी एक्टिविटी नहीं कर पाती जिससे वो भोजन, या फिर कह सकते हैं कि उसके शरीर को कष्ट हो। इसके लिए वो क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करती है, और ऐसी अवस्था में जो पाचन संबंधी समस्या है वो होना आम बात है। फिर है कब्ज, यानी कि भोजन का नहीं पचना। अब जब पाचन संबंधी समस्याएं होगी तो कब्ज से रिलेटेड भी समस्याएं होना स्वाभाविक है। नसों का फूल जाना, नसों का फूल जाना इसका मतलब है कि आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं होती है, प्रेग्नेंट लेडी होती है, उनके पैरों में जनरली सूजन रहती है। 3 से 4 महीनों के बाद उनके पैरों में सूजन होना आम बात हो जाती है, यानी कि पैर थोड़े मोटे मोटे से दिखाई देते हैं, कुछ देर सूजन रहती है, फिर वो स्वेलिंग वापस उतर जाती है, फिर वापस से स्वेलिंग आने लग जाती है। यानी कि वो स्वेलिंग किस वजह से आती है, उनकी नसें फूलने लग जाती है। अब वो जब उनकी नसें फूलेगी, स्वेलिंग आएगी, उन पर तेल की मालिश की जाती है, जिससे उस महिला को क्या रहती है, राहत मिलती है। फिर है मूत्रस्राव में वृद्धि, यानी कि उनमें यूरिन की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो बढ़ जाती है। अब वो क्यों बढ़ेगी, क्योंकि वो जो महिलाएं हैं, उस महिला में जो पोषण शिशु पल रहा है, उस शिशु को जो भी पोषण मिलेगा उस माता के जो अपरा होती है, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा, अपना या फिर प्लेसेंटा के थ्रू उस बालक को पोषण दिया जाता है। तो उस बच्चे का जो यूरिन का ट्रांसप्लांट होता है, यानी कि अब वो बच्चा भोजन कैसे पचा रहा है, उस पचाने के बाद उस अपशिष्ट वेस्ट को किस प्रकार बाहर निकाल रहा है, वो सब कुछ इस अपरा के थ्रू करता है। अब इस बच्चे ने जो कुछ भी खाना खाया, उस बच्चे का खाना पचा, वो पचने के बाद इस अपरा के थ्रू माँ के शरीर में आएगा। अब एक तो सिर्फ वो महिला भोजन कर रही थी, जनरली जो नॉर्मल एज में, या फिर कह सकते हैं कि नॉर्मल अवस्था में, जब वो प्रेग्नेंट नहीं थी, उस अवस्था में उसमें जो यूरिन की क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब जब उसके साथ कोई शिशु पल रहा है, अब जब 2 लोगों के यूरिन की जो क्वांटिटी बढ़ जाती है तो वो एक्स्ट्रा होगी, यानी कि उनमें यूरिन की जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है। अनिद्रा, यानी कि नींद नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती, क्योंकि शरीर में इतने सारे चेंजेस होते हैं, बॉडी उसको रिकवर नहीं कर पाती है। कई सारे मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं, जैसे जब मॉर्निंग सिकनेस होगी तो भी जीर खराब हो जाएगा, पूरा दिन खराब हो जाता है। जब पाचन संबंधी समस्या होगी, यानी कि जब खाना नहीं पचेगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, तो पेट में जैसे क्या लगेगा कि हम लोग कह रहे हैं कि उसका जो शरीर है उस प्रेग्नेंट अवस्था में, यानी कि उस इशू से रिलेटेड कई सारी जो प्रॉब्लम्स होगी उसको करेक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसकी नींद में कमी आ जाती है और क्रैम्प्स आ जाते हैं। यानी कि उसके जो गर्भावस्था, या फिर कह सकते हैं गर्भाशय से रिलेटेड जितना भी पार्ट होता है, उस पार्ट में उसे क्रैम्प्स का अनुभव होता है, यानी कि जो थोड़ी थोड़ी देर में जो दर्द उठता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जनरली क्रैम्प्स कहते हैं। वो क्रैम्प्स होना भी स्वाभाविक बात होती है। तो ये हमारा था गर्भावस्था से रिलेटेड जो सामान्य जानकारी होती है वो, जिसमें हम लोगों ने गर्भावस्था में जो जलन होती है उसके बारे में बात की। इसके साथ साथ जो मॉर्निंग सिकनेस होती है, फिर है पाचन संबंधी जो समस्याएं देखी जाती है, कब्ज, नसों का फूलना, मूत्रस्राव में वृद्धि, अनिद्रा और क्रैम्प्स, ये जो नॉर्मल इंसिडेंट्स होते हैं जो एक गर्भावस्था के दौरान अनुभव किए जाते हैं। फिर अगला है प्रसव पूर्व सेवा केंद्र। अब प्रसव पूर्व सेवा केंद्रों की स्थापना करने से गर्भवती महिला को क्या सुविधाएं प्राप्त हुई। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये प्रसव पूर्व सेवा केंद्र क्या होते हैं। ये जो प्रसव पूर्व सेवा केंद्र होते हैं, इसका मतलब है प्रसव यानी कि डिलीवरी, पूर्व यानी कि पहले, सेवा यानी कि मदद, और केंद्र यानी कि सेंटर। यानी कि डिलीवरी से पहले एक ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड जानकारी देती है। अगर उनके प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो उनको एडवाइस भी दे सकती है। यानी कि प्रसव से पहले, यानी कि डिलीवरी से पहले एक हेल्प के लिए ऐसे सेंटर बनाए गए जो महिला को सुविधाएं प्रदान करवाते हैं। अब उसमें क्या क्या सुविधाएं देते हैं वो, गर्भावस्था में माँ के स्वास्थ्य का स्तर उन्नत करना, यानी कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है वो अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहती है
कि अगर उससे कुछ हो गया या फिर उसके शरीर में कोई बीमारी वगैरह है तो उसका निपटान किस प्रकार कर सकती है, वो अपने और अपने बच्चे के स्वास्थ्य से रिलेटेड, इनके हेल्थ से रिलेटेड अगर कुछ जानना चाहती है तो ये सारी जानकारी कौन देता है? प्रसव सेवा केंद्र देते हैं। फिर गर्भवती माता के कष्टों का शीघ्र निपटान। अब इसके कष्ट कौन कौन से होंगे? अगर हम गर्भवती माता की बात करें तो इसके कष्ट से रिलेटेड होगा इसकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके फिजिकल जो प्रॉब्लम्स होगी उससे रिलेटेड, या फिर वह अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर कुछ जानना चाहती है, जैसे डिलीवरी से रिलेटेड, अगर डिलीवरी में वह सी सेक्शन करवाती है यानी कि सिजेरियन करवाती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं सिजेरियन नहीं हो तो नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहती है, अगर वह इनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहती है तो ये सारी बातें कौन बताता है? प्रसव पूर्व सेवा केंद्र बताते हैं। स्वस्थ शिशु को जन्म देने में सफल, यानी कि ये जो प्रसव पूर्व सेवा केंद्र होते हैं इनका काम होता है कि जो माता के द्वारा एक स्वस्थ शिशु को जन्म देने के लिए वो कौन कौन सी सुविधाएं उनको प्रदान करवा सकते हैं, यानी कि वो अपनी डाइट किस प्रकार की रखें, कौन सी एक्सरसाइज करे, कितना काम करे, कितना नहीं करे, कितना प्रॉपर रेस्ट करना है, ये सारी जानकारी उन्हें बताती है जिससे कि वो एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सके। गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क संतुलित भोजन प्राप्त करवाना, यानी कि ये जो प्रसव पूर्व सेवा केंद्र होते हैं जो गरीब महिलाएं होती है, जो बीपीएल से नीचे की महिला होती है, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे के जो लोग होते हैं या फिर जो मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं, उन लोगों को अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहिए या फिर वो कोई सुविधाएं चाहते हैं तो उनके लिए वो निःशुल्क सुविधाएं प्रदान करवाते हैं। अब इसमें वो उन्हें निःशुल्क भोजन भी करवा रहे हैं, उनका फिजिकली ध्यान भी रख के माता और बच्चे दोनों की देखभाल कर रहे हैं, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, नियमित जांच कर रहे हैं। तो ये सारी बातें कौन करता है? प्रसव पूर्व सेवा केंद्र। फिर ये अंधविश्वास को भी दूर करते हैं, यानी कि आजकल प्रेगनेंसी से रिलेटेड कई सारे अंधविश्वास फैलते हैं, ठीक है। जनरली ये जो गांव के एरियाज़ होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाता है। तो उस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कि उन्हें कई सारे अंधविश्वास होते हैं कि प्रेगनेंसी में अगर ज़्यादा काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा काम करेंगे उतनी ज़्यादा डिलीवरी नॉर्मल होगी, तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने लगते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी बच्चे के गिरने की संभावना भी हो जाती है। तो इस तरीके के कई सारे फैक्ट्स होते हैं कि जो महिलाओं को बताते हैं कि आपको कौन से अंधविश्वास में विश्वास रखना है, नहीं रखना, या फिर कौन कौन से अंधविश्वास हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को या फिर आपके गर्भावस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये सारी बातें बताते हैं प्रसव पूर्व सेवा केंद्र। तो अभी तक के इस पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने देखा कि 10 क्वेश्चन पढ़े हम लोगों ने जो आपके यूनिट फर्स्ट और सेकंड से रिलेटेड थे। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं हम वो पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और घर पे रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।